गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कॉलेज वाले पोर्शन के अंदर जो ग्रेजुएशन के अंदर वेक्टर कैलकुलस या सदिश कलन है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने इसके अंदर जो वेक्टर कैलकुलस है इसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर 5 क्वेश्चंस अप्रॉक्स पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी दोनों के अंदर अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं रेगुलरली। कभी 4 हो जाते हैं, बाकी नॉर्मली 5 ही पूछते हैं। अब इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं देखिए थोड़ा। वेक्टर कैलकुलस में टोटल 4 चैप्टर हैं। पहला है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का अवकलन। सेकंड चैप्टर आपके पास है डिफरेंशियल ऑपरेटर, अवकल संकारक, जिसमें हम ग्रेडियंट की बात करेंगे, डाइवर्जेंस की बात करेंगे, कर्ल की बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा जो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का समाकलन है, नॉर्मली ये मेंशन नहीं है, लेकिन जो चौथा टॉपिक है समाकल प्रमेय या इंटीग्रल थ्योरम्स, जिसमें हम स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स है वो यूज़ होगा। इसलिए हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे ताकि इसमें हमें दिक्कत ना आए। और अपन कोशिश करेंगे कि चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, दोनों के अंदर हर बच्चा टॉपिक पूरा करने के बाद 5 में से 5 क्वेश्चन करने लायक स्थिति में आ जाए। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है सदिशों का अवकलन। सदिशों का अवकलन, इसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि सदिश फलन क्या होता है। सदिश फलन के बारे में बात करें तो हमें कहें कि यदि कोई फलन ft आपने ले लिया, f1t i कैप प्लस f2t j कैप f3t k कैप, जो है यहां f1t f2t और f3t अदिश चर t के अदिश फलन है। और ये जो तथा जो ft है वो अदिश चर t का सदिश फलन है। तो हमें सबसे पहले जो स्टैंडर्ड कर्व है या स्टैंडर्ड जो भी फंक्शन है उनको वेक्टर फॉर्म में लिखना आना चाहिए। जैसे हम बात करें वृत्त की मानक सदिश समीकरण, वृत्त की मानक सदिश समीकरण के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, नॉर्मली हमें पता है कि कोई वृत्त जिसका केंद्र 0 0 है और त्रिज्या r है, उसकी समीकरण होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कार्तीय रूप होता है। और इसके ऊपर कोई पॉइंट ले प्राचलिक रूप में तो r cos थीटा और r sin थीटा होता है। और प्राचलिक समीकरण इसकी क्या होती है? प्राचलिक समीकरण है x बराबर r cos थीटा
और y बराबर r साइन थीटा होता है। तो यहां हम लिखना चाह रहे हैं इसकी समीकरण, तो r बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मली x i कैप y j कैप z नहीं है तो 0 k कैप लिख देंगे, यानी r बराबर, यहां पे r की जगह अपन r तो अपन नॉर्मली इसको लिख रहे हैं, तो इसको मैं a लिख देता हूं। रेडियस को अपन a ले लेते हैं, तो ये a cos थीटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ले लेते हैं, तो a cos थीटा और a साइन थीटा, तो x बराबर a cos थीटा, y बराबर a साइन थीटा, तो r बराबर हो गया a cos थीटा इंटू आई कैप a साइन थीटा इंटू जे कैप प्लस 0 k कैप। तो ये आपके पास इसकी वेक्टर फॉर्म में मानक समीकरण आ गई, किसकी, सर्किल की, जिसका सेंटर क्या है, 0 0 है और ये इसकी त्रिज्या a है। अब मान लो सर्किल चेंज कर दिया, अल्फा बीटा उसका केंद्र ले लिया, रेडियस a ले ली, तो x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। वृत्त ये हो गया इसका। अब इस वृत्त के अंदर प्राचलिक समीकरण या प्राचलिक बिंदु क्या होता है, P लिखना चाहे तो वो क्या होगा भाई, x माइनस एल्फा बराबर a cos थीटा और y माइनस बीटा है वो a साइन थीटा होता है। तो यहां से x बराबर हो गया एल्फा प्लस a cos थीटा और y बराबर हो गया बीटा प्लस a साइन थीटा। तो सदिश समीकरण हम लिख सकते हैं इसकी। सदिश समीकरण क्या होगी, r सदिश बराबर एक्स आई वाई जे करना है, तो एल्फा प्लस a cos थीटा इंटू आई कैप बीटा प्लस a साइन थीटा इंटू जे कैप प्लस 0 k कैप। तो ये आपके सामने इसकी सदिश मानक समीकरण आ गई, जब सेंटर 0 0 हो या सेंटर आपका अल्फा बीटा हो। हम बात करें दीर्घवृत्त की मानक सदिश समीकरण। तो दीर्घवृत्त की मानक सदिश समीकरण हमें चाहिए, तो दीर्घवृत्त हमें पता है स्टैंडर्ड, ये A और ये B, एक्स स्क्वायर बटा a स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका जो प्राचलिक बिंदु है a cos थीटा और b साइन थीटा होता है, और प्राचलिक समीकरण क्या होती है इसकी, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b साइन थीटा, ये हमें पता है। तो सदिश समीकरण क्या हो जाएगी, r सदिश का मतलब होता है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। तो आपने लिख दिया a cos थीटा इंटू आई कैप b साइन थीटा इंटू जे कैप प्लस 0 k कैप। तो ये आप इसकी सदिश समीकरण लिख सकते हैं। इसके बाद है अतिपरवलय की मानक सदिश समीकरण। तो अतिपरवलय की मानक सदिश समीकरण कैसी होती है, पहले तो अतिपरवलय कैसा बनता है ये हमें पता है, ये x ये y हो गया, ये x ये s a कॉमा 0, ये a डैश s डैश माइनस a कॉमा 0, ये a कॉमा 0, ये माइनस a कॉमा 0, ये b 0 कॉमा b और ये b डैश 0 कॉमा माइनस b। तो इसकी समीकरण एक्स स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा b स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है।
इसका जो प्राचलिक बिंदु होता है a sec थीटा और b tan थीटा होता है, और प्राचलिक समीकरण क्या हो जाएगी इसकी, x बराबर a sec थीटा, y बराबर b tan थीटा। और हमें चाहिए मानक सदिश समीकरण, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ही करना है, तो r सदिश बराबर a sec थीटा इंटू आई कैप b tan थीटा इंटू जे कैप, ये हमें पता है। तो हमने वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय की मानक सदिश समीकरण हमने देख ली। इसके बाद देखिए हम बात करें किसी सदिश फलन की सीमा, लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, किसी वेक्टर फंक्शन की लिमिट हमें चाहिए। तो हम इसमें कह सकते हैं कि कोई सदिश फलन r बराबर एफ टी, इसकी लिमिट चाहिए। तो लिमिट की जो बेसिक डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही हमें यहां लगानी है कि t बराबर t0 पर सीमा L हो तो लिमिट t टेंड्स टू t0 एफ टी बराबर L, जहां जो एफ टी है माइनस L, ये 0 से एप्सिलॉन के बीच में होगा, तथा t माइनस t0 का मॉडुलस 0 से डेल्टा के बीच में होगा, तथा एप्सिलॉन व डेल्टा बहुत अल्प धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो ये बेसिक लिमिट की डेफिनेशन है जो हमने 12th वाले पोर्शन में कैलकुलस के अंदर पढ़ी थी, वही डेफिनेशन है। इसके बाद हमने बात करी सीमा के गुणधर्म। तो आपने कहा इसमें यदि दो सदिश फलन r बराबर एफ टी व r बराबर जी टी किसी बिंदु t बराबर t0 पर इनकी सीमा विद्यमान हो तो लिमिट t टेंड्स टू t0 एफ टी प्लस या माइनस जी टी। तो दो फलन जोड़ या घटाव में है तो लिमिट हमें पता है डायरेक्ट लग जाती है। तो लिमिट t टेंड्स टू t0 एफ टी प्लस या माइनस लिमिट t टेंड्स टू t0 और जी टी, जोड़ में और घटाव में हो गया, गुणा में भी हो जाएगा और भाग में भी हो जाएगा। एफ टी और जी टी, तो इसमें क्या होगा, लिमिट t0 एफ टी डॉट लिमिट
टी टेंड्स टू टी नॉट जी टी। डिवाइड में भी हो सकता है, लिमिट टी टेंड्स टू टी नॉट एफ टी अपॉन जी टी। तो लिमिट टी टेंड्स टू टी नॉट एफ टी अपॉन लिमिट टी टेंड्स टू टी नॉट जी टी, जहां जी टी नॉट है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये आपने सीमा के गुणधर्म या लिमिट की प्रॉपर्टीज देखी, ये भी हमने वहां पढ़ी हुई थी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम सदिश फलन की t बराबर टी नॉट पर सततता, कंटिन्यूटी ऑफ ए वेक्टर फंक्शन r बराबर एफ टी एट t इक्वल टू टी नॉट। t बराबर टी नॉट पर किसी सदिश फलन की सततता की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि सतत फलन क्या होता है उसमें LHL, RHL और FA तीनों बराबर होते हैं। जैसे आपने ये r बराबर एफ टी कोई फंक्शन ले लिया, ये t बराबर टी नॉट पे चाहिए, तो टी नॉट प्लस एच, और ये टी नॉट माइनस एच पे अपने को, ये हमें पता है, ये आर एच एल, ये एल एच एल और ये एफ टी नॉट तीनों बराबर होने चाहिए। तो आप कह सकते हो कि आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू एफ टी नॉट। एल एच एल आर एच एल को कंबाइंड करें तो लिमिट टी टेंड्स टू टी नॉट एफ टी बराबर एफ टी नॉट, ये आना चाहिए। ये कंटिन्यूटी की बेसिक डेफिनेशन है, वही 12th वाले कैलकुलस वाला ही है, सेम। इसके बाद हम बात करें सदिश फलन r बराबर एफ टी की t बराबर टी नॉट पर अवकलनीयता। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ वेक्टर फंक्शन r बराबर एफ टी एट t इक्वल टू टी नॉट। t बराबर टी नॉट पर डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए। तो इसमें आप कह सकते हो कि r बराबर एफ टी t बराबर टी नॉट पर अवकलनीय होगा यदि डी आर बाई डी टी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एफ टी प्लस टी नॉट पे चाहिए तो टी नॉट लिख दीजिए आप चाहे, टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी नॉट बटे डेल्टा टी। नॉर्मली वहां क्या होता है, y बराबर एफ एक्स के लिए x बराबर a पे अवकलनीय चाहिए तो एफ डैश एक्स होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। a की जगह यहाँ पे टी नॉट पे बात करनी है और h की जगह यहाँ डेल्टा टी है, बाकी सेम ही चीज़ है। तो ये अवकलनीयता की बेसिक डेफिनेशन है जो हमें पता होनी चाहिए।
अब हम बात करना चाहें सदिश फलनों का अवकलन, तो सदिश फलनों का अवकलन करना चाहें तो पहला फॉर्मूला है डी बाई डी टी, दो फंक्शन आपके पास हो, मान लो जी टी डॉट एफ टी, या पहले प्लस और माइनस में बात करें, प्लस या माइनस में हो, तो प्लस और माइनस में हमें पता है कि डायरेक्ट अवकलन या डिफरेंशिएशन होता है, तो आप लिख सकते हो डी बाई डी टी ऑफ जी टी प्लस या माइनस डी बाई डी टी ऑफ एफ टी। फिर आपने दूसरा लिया डी बाई डी टी एफ टी डॉट जी टी। यहां आपको ध्यान रखना है कि एक फलन का अवकलन होगा, ये सदिश फलन है, दूसरे को वैसा ही रखेंगे, प्लस दूसरे का होगा पहला वैसे ही रहेगा, डी बाई डी टी ऑफ एफ टी डॉट जी टी प्लस एफ टी पड़ा है, डॉट पड़ा है, डी बाई डी टी ऑफ जी टी। तीसरा है डी बाई डी टी ऑफ एफ टी क्रॉस जी टी, दो फलनों का, ये तो अदिश गुणन था डॉट प्रोडक्ट, ये है सदिश गुणन क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका भी उसी पैटर्न से होगा डी बाई डी टी ऑफ एफ टी क्रॉस जी टी प्लस एफ टी पड़ा है क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ जी टी। तो ये आप देख सकते हो। चौथा आपने लिया डी बाई डी टी फाई टी ऑफ एफ टी। अब यहां पे ध्यान दें, जो फाई टी है ये क्या है अदिश चर टी का अदिश फलन है, ये सदिश नहीं है इसकी, इसीलिए इस पे देखो एरो नहीं लगाया है। तो इसको कैसे करना है, अदिश और सदिश के बीच में ना तो डॉट लगता है ना क्रॉस लगता है, तो सीधा ही लिखा हुआ है, पर ये टी का फंक्शन तो है, तो फाई टी को छोड़ दिया, डी बाई डी टी ऑफ एफ टी प्लस डी फाई बाई डी टी ऑफ एफ टी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अदिश और सदिश गुणा में हो तो भी अपन काम इसमें कर सकते हैं। पांचवा है तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल, ए डॉट बी क्रॉस सी फॉर्म में हो बॉक्स में लिख सकता हूं कि एफ टी जी टी और एच टी, मान लो तीन फंक्शन है, तो बॉक्स का मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, ये हमें पता है कि ए बी सी वेक्टर का जो बॉक्स होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये अदिश त्रिक गुणनफल होता है। तो इसी के हिसाब से करें तो क्या होगा, पहले डी बाई डी टी ऑफ एफ टी हो जाएगा, जी टी और एच टी पड़ा रहेगा बॉक्स में, प्लस अब दूसरे का कर दो, पहला और तीसरा एज इट इज पड़ा रहेगा बॉक्स में, प्लस एफ टी जी टी डी बाई डी टी ऑफ एच टी। तो इस तरह से आपने फर्स्ट का कर दिया, सेकंड थर्ड छोड़ दिया, सेकंड का कर दिया, फर्स्ट थर्ड छोड़ दिया, थर्ड का कर दिया, फर्स्ट सेकंड छोड़ दिया। सेम पैटर्न से तीन सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल, जैसे अपन जानते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी की बात कर रहा हूं, तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है कि ए डॉट सी गुणा में बी होता है माइनस फिर ए डॉट बी और गुणा में सी होता है। इसको फर्स्ट
इसको सेकंड और इसको थर्ड माना, तो आप फॉर्मूले की शक्ल में याद कर सकते हो। फर्स्ट डॉट थर्ड गुणा में सेकंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकंड गुणा में थर्ड। तो ये फॉर्मूला है। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो पहले सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद अवकलन कर लीजिए, या डायरेक्ट करना चाहें तो डी बाई डी टी एफ टी क्रॉस जी टी क्रॉस एच टी, इसका करना चाह रहे हैं तो वैसे ही करना है जैसे ऊपर वाले का किया। एक टाइम में एक का होगा, बाकी छूटेगा। तो डी बाई डी टी ऑफ एफ टी क्रॉस जी टी क्रॉस एच टी हो जाएगा। प्लस एफ टी पड़ा है क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ जी टी क्रॉस एच टी पड़ा है, प्लस एफ टी पड़ा है क्रॉस जी टी भी पड़ा है क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ एच टी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तीन का सदिश त्रिक गुणनफल कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा थोड़ा सा आप ये भी देख लीजिए कि यदि सदिश एफ टी आपको घटकों के रूप में दे रखा है कि F1t इंटू आई कैप, F2t इंटू जे कैप, F3t इंटू के कैप, तो d बाई डी टी ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा, d बाई डी टी सबका अलग अलग कर देंगे, d बाई डी टी ऑफ F1t आई कैप, d बाई डी टी ऑफ F2t जे कैप, d बाई डी टी F3t इंटू के कैप। तो बेसिक तरीके से काम करना है, कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बेसिक जो हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, ए आपके पास सपोज A1i A2j A3k, हालांकि हमने वेक्टर में पढ़ रखा है, फिर भी रिक्वायरमेंट हो तो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में हमें दिक्कत ना आए। B3k, A और B ये है, तो A क्रॉस B कैसे लिखते हैं, I J K, पहले A के घटक होंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3। सारणी को हल करना आता है हमें, आई कैप लिखा पहले, ये और ये कैंसिल, A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस जे कैप, ये और ये कैंसिल, A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस के कैप, ये लिया, ये और ये कैंसिल, A1 B2 माइनस A2 B1। इसी तरह अगर हमें A B C बॉक्स वाला चाहिए, C मान लो आपके पास C1i प्लस C2j प्लस C3k हो, इसका मतलब है A डॉट B क्रॉस C। तो ये क्या होता है सारणी में, पहले A के घटक A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो इस तरह से हमें डॉट और क्रॉस दोनों पता है, A क्रॉस B कैसे लिखते हैं वो पता कर लिया, और बॉक्स में ABC सारणिक में A के घटक B के घटक और C के घटक, और साथ में अगर आप चाहो A डॉट B लिखना है तो हमें पता है कि दोनों के अंदर I वाला I से मल्टीप्लाई, J वाला J से, K वाला K से, यानी A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो ये कुछ बेसिक्स हमें पता होंगे तो हमें क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद देखिए हम बात करें सदिश फलन R बराबर FT का आंशिक अवकलन, कि आंशिक अवकलन कैसे करेंगे इसके बारे में बात करें।
जैसे आपके पास r बराबर ft दे दिया, या r बराबर इस बार आपने फंक्शन ऑफ सपोज एक्स वाई की फॉर्म में है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में है, तो आपने लिखा f1 एक्स वाई जेड आई कैप, f2 एक्स वाई जेड की फॉर्म में है जे कैप, और f3 x1 एक्स वाई जेड की फॉर्म में है के कैप, ये हो। और आप ये कहो कि इसमें इसका आंशिक अवकलन करना है, तो पहले जैसे डेल f बाई डेल x करना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो y व z को अचर मानते हैं। यह खास बात है आंशिक अवकलन की। इसी तरह डेल f बाई डेल y करेंगे तो इसमें y के सापेक्ष अवकलन करते समय x व z को अचर मानते हैं, और डेल f बाई डेल z इसमें क्या होता है, इसमें z के सापेक्ष अवकलन करते समय x और y को अचर मानते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले देखिए नेक्स्ट आपने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि कोई सदिश ए ले लो चाहे कोई और ले लो, सदिश की बात कर रहा हूं, यदि कोई सदिश ए अचर हो तो उसका परिमाण व दिशा दोनों अचर होंगे। जब तक दिशा और परिमाण अचर है तभी वो अचर सदिश होगा। अगर दोनों में से एक अचर है और एक चर है तो वो अदिश सदिश जो है वो अचर सदिश नहीं होगा। मतलब यूं लिख सकते हो कि अचर सदिश का मीनिंग क्या है, यदि और केवल यदि दोनों तरफ से चलेगा कि दिशा व परिमाण दोनों अचर, ये हमें ध्यान रखना है कि अचर सदिश का मतलब है दिशा और परिमाण दोनों क्या होने चाहिए, अचर होने चाहिए। इसमें हम ये कहें कि यदि किसी सदिश का परिमाण या दिशा में से केवल एक अचर हो तो वह अचर सदिश नहीं होगा। ध्यान रखने वाली बात है ये। अगर दिशा अचर है लेकिन परिमाण अचर नहीं है तो वो सदिश अचर सदिश नहीं होगा, और परिमाण अचर है और दिशा चर है तो भी वो सदिश है, वो अचर सदिश नहीं होगा। तो कांस्टेंट वेक्टर या अचर सदिश के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होने चाहिए,
ये तो है डायरेक्शन, दिशा, और परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दिशा और परिमाण दोनों जो है अचर या कांस्टेंट हो तो वो कांस्टेंट वेक्टर होगा। दोनों में से, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में से एक कांस्टेंट हो और एक कांस्टेंट नहीं हो तो वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं होगा। ये बात हमें इसमें ध्यान रखनी है। अब देखिए, हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट देखना है। आपने कहा कि डी बाई डी टी ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ये क्या होता है, ए टू ए डॉट डी ए बाई डी टी। कैसे हुआ? एक रिजल्ट ये है, दूसरा रिजल्ट है, सेकंड रिजल्ट हम लिख सकते हैं ए डॉट डी ए बाई डी टी बराबर ए डी ए बाई डी टी। ये वेक्टर है और ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसे आया देखिए, बहुत इजी है, प्रूव कर सकते हैं हम इसको। प्रूव इसलिए कर रहे हैं कि रिजल्ट आपको याद हो जाए। आपने कहा कि ए का जो स्क्वायर है उसको हम ए डॉट ए लिख सकते हैं, ए के परिमाण का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो आपने कहा डी बाई डी टी ऑफ ए का स्क्वायर बराबर डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट ए। तो आपने अभी दो जो सदिश फलन थे उनका डॉट प्रोडक्ट का अवकलन किया है। तो डी ए बाई डी टी पहले का कर दिया, दूसरे को छोड़ दिया, प्लस ए डॉट डी ए बाई डी टी। डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर ही होता है। तो आपको देखो टू ए डॉट डी ए बाई डी टी आप इसको लिख सकते हो। तो डी बाई डी टी ऑफ ए का स्क्वायर, बहुत इजी रिजल्ट है, आराम से निकाल सकते हैं। सेकंड रिजल्ट में हमने ये कहा कि जो ए का स्क्वायर है वो आपने ए डॉट ए लिखा, ए के परिमाण का स्क्वायर लिखा और ये ए स्क्वायर लिख दिया, पर ए टी का फलन है, ध्यान रखना। तो डी बाई डी टी सेकेंड रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं। अब ये फर्स्ट हो गया, डी बाई डी टी ऑफ ए स्क्वायर किया तो डी बाई डी टी ऑफ ए स्क्वायर, ये अब सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है, पर ये टी का फलन है। तो क्या होगा, टू ए डी ए बाई डी टी आ जाएगा। ये नंबर दो। तो 1 and 2 implies 2 a डॉट डी ए बाई डी टी बराबर 2a डी ए बाई डी टी। तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a डॉट डी ए बाई डी टी बराबर a डी ए बाई डी टी हो गया। तो बिल्कुल बेसिक रिजल्ट है, आराम से हम ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो नॉर्मली क्वेश्चन में पूछा जाता है वो क्या है, उसको ध्यान दें। पहला है, दो रिजल्ट है जो घूम घूम करके एग्जाम में कभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी में भी पूछा जा सकता है कि यदि कोई सदिश ए का परिमाण अचर हो तो ए डॉट डी ए बाई डी टी बराबर 0, अर्थात ए लंबवत है डी ए बाई डी टी। क्योंकि हमें पता है कि ए डॉट बी जब 0 होता है तो थीटा 90 डिग्री होता है, मतलब ए वेक्टर लंबवत बी वेक्टर। ये वेक्टर में हम बेसिक में पढ़ चुके हैं 12th वाले पोर्शन में। तो आपने कहा कि, तो इसको मैं वापस लिखूं कि ए जो है, ए का परिमाण अचर इंप्लाइज दोनों तरफ से होता है, ये ए डॉट डी ए बाई डी टी बराबर 0 होता है। ये रिजल्ट पूछा जाता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर किसी सदिश ए का परिमाण अचर है तो ए डॉट डी ए बाई डी टी क्या होगा,
0 होगा। और इसी तरह का एक रिजल्ट और है कि यदि कोई सदिश A की दिशा अचर हो तो क्या होगा? A क्रॉस dA बाई dt बराबर 0। अगर परिमाण अचर है तो A डॉट dA बाई dt 0 होगा, मतलब A और dA बाई dt परस्पर लंबवत होंगे। और अगर परिमाण अचर है तो A क्रॉस dA बाई dt 0, इसका मतलब A पैरेलल dA बाई dt, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो सदिश A और B समांतर है तो A क्रॉस B जो होता है वो 0 होता है। क्यों? A क्रॉस B होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। समांतर सदिश में थीटा की वैल्यू 0, साइन थीटा 0 हो जाएगा तो A क्रॉस B 0 आ जाएगा। तो ये समांतर की कंडीशन आ गई। अर्थात A की दिशा अचर इंप्लाइज, ये भी दोनों साइड से यदि और केवल यदि वाली, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन में ही है, A क्रॉस dA बाई dt क्या होगा? 0 होगा। ये भी हमें ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पूछा जाता है पेपर में, तो ये देखना है। और इसके अलावा एक रिजल्ट और है कि यदि कोई सदिश A अचर सदिश हो, अचर सदिश का मतलब है दिशा और परिमाण दोनों अचर हो, तो dA बटा dt क्या होगा? 0 होगा। अर्थात A अचर सदिश इंप्लाइज यदि और केवल यदि, बोथ वेज, इससे ये और इससे ये होता है, तो dA बटा dt क्या होगा? 0 होगा। तो ये आप देख सकते हैं। अब देखिए हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि dr बाई dt और d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर निकालिए यदि आपके पास r के फलन ये है। एक एक करके करें। पहला पार्ट देखें, इसमें आपके पास है dr बाई dt चाहिए, तो d बाई dt कर दिया आपने, और ये लिखा मैंने t क्यूब i कैप माइनस कॉस t इंटू जे कैप प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू के कैप। जब कोई फलन r जो है सदिश फलन वो घटकों के रूप में है तो हमें पता है डायरेक्ट अवकलन हम उसका कर सकते हैं। तो टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर और i कैप, कॉस टी का अवकलन हम जानते हैं टी के सापेक्ष माइनस साइन टी होता है, तो माइनस पहले से पढ़ा है तो प्लस हो जाएगा, साइन टी इंटू जे कैप प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 का 2t हो जाएगा और के कैप। ये इसका आंसर। तो ए हो गया। बी देखें, बी में डी आर, इसमें दो चीज पूछी है, एक तो पहला अवकलज और दूसरा भी पूछा है, तो इसमें डी स्क्वायर आर बटा डी टी स्क्वायर भी निकाल दे, तो डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर आई कैप साइन टी इंटू जे कैप 2t के कैप। इसका अवकलन करना है, कर सकते हैं आराम से। इसका अवकलन किया तो ये 6t हो गया आई कैप, साइन का cos t हो गया जे कैप, और ये 2k कैप आ गया। तो ये आप देख सकते हैं आपने ए पार्ट किया है। एक और कर लीजिए। चलिए अपन सी कर लेते हैं, सी पार्ट, बाकी बी और डी आप कर लेना। तो सी में क्या है देखिए, डी आर बाई डी टी करना है, तो यहीं से ही कर लें डायरेक्ट। इसका इसका और इसका अवकलन करना है। t प्लस 1 का 1 हो जाएगा तो 1 आई कैप हो गया, t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, प्लस t का 1 हो जाएगा, और प्लस 1 कांस्टेंट का 0, और j प्लस इसका हो गया 3t स्क्वायर, t स्क्वायर का 2t
प्लस टी का 1 और अगले 1 का 0, ये के कैप आ गया। तो ये डी आर बाई डी टी आ गया। तो डी स्क्वायर आर बटा डी टी स्क्वायर निकालना है। एक बार और कर दीजिए, ये तो 0 आई हो गया, इसका किया तो 2t का 2 और 1 का 0, 2j हो गया, प्लस इसका किया तो 6t प्लस 2 के कैप। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि इसका अवकलन कर सकते हैं। मैंने a और c ये दो पार्ट कर दिए हैं, एक ये कर दिया और एक c पार्ट कर दिया। बाकी b और d आप खुद कर सकते हैं इसी पैटर्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, u और v दे रखा है और u डॉट v का अवकलन करना है। तो पहले तो आप जानते हो कि u डॉट v क्या होता है, i वाला कंपोनेंट i वाले के गुणा से गुणा होगा, j वाला j से और k वाला k से। तो यहाँ पे देखिए i का 5t स्क्वायर है और यहाँ पे sin t है, तो लिखूं 5t स्क्वायर sin t प्लस यहाँ t का j है और यहाँ पे माइनस का cos t है, तो t माइनस का t cos t आ जाएगा। k का इसमें t क्यूब है, इसमें है ही नहीं, मतलब 0 है, तो माइनस टी क्यूब इंटू 0। अब इसका d बाई डी टी करना है u डॉट वी। दो तरीके बताए थे मैंने आपको कहा था या तो पहले डॉट प्रोडक्ट करने के बाद अवकलन कर लो, और या फिर डी यू बाई डी टी डॉट वी और प्लस u इंटू यू डॉट डी वी बाई डी टी, ऐसे कर लो, आपकी चॉइस है, किसी तरह से कर सकते हो। इस तरह से किया मान लो तो d बाई डी टी 5t स्क्वायर साइन टी माइनस टी कॉस टी, इसका अवकलन करना है। तो 5 पड़ा है, u इंटू वी का अवकलन हम जानते हैं बेसिकली, टी स्क्वायर को छोड़ दिया, साइन टी का अवकलन कॉस टी प्लस साइन टी को छोड़ दिया, टी स्क्वायर का 2t हो गया, माइनस टी कॉस टी का करना है, कॉस टी को छोड़ दिया, टी का 1 हो गया, प्लस टी को छोड़ दिया, कॉस टी का हो गया माइनस साइन टी। तो इसको ध्यान से लिखो, 5t स्क्वायर कॉस टी और प्लस 10t साइन टी हो गया, माइनस कॉस टी हो गया, ये माइनस प्लस t साइन टी हो गया। तो आप देखिए 5t स्क्वायर कॉस टी आया प्लस 11t साइन टी आ गया माइनस कॉस टी हो गया। कॉमन ले सकते हो आप चाहो तो, कॉस कॉमन लिया तो 5t स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस टी आ गया प्लस 11t साइन टी आ गया। तो आंसर मिलाओ, 5t स्क्वायर माइनस 1 कॉस टी प्लस 11t साइन टी, पहला ऑप्शन हो जाएगा। बड़े आराम से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम पैटर्न का ही है, अभी आपने किया था कि a और b दे रखा है, a डॉट बी आपको a डॉट बी का करना है। इस बार अपन दूसरे पैटर्न से करते हैं कि d बाई डी टी ए डॉट बी। तो आपने कहा डी ए बाई डी टी डॉट बी प्लस ए डॉट डी बी बाई डी टी, ये लिखा। तो ध्यान से देखें, डी ए बाई डी टी, ए ये पड़ा, इसका अवकलन करना है तो कर दीजिए। 5t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 10t हो गया, और आई कैप माइनस कॉस टी का माइनस साइन टी तो प्लस साइन टी इंटू जे कैप, ये हो गया डी ए बाई डी टी, और डॉट बी लिखना है तो टी आई प्लस साइन टी जे प्लस, तो ये तो हो गया ये वाला। अब ये करना है तो a डॉट ए क्या है 5t स्क्वायर आई कैप माइनस कॉस टी इंटू जे कैप डॉट, इसका अवकलन करना है तो ये तो i हो गया, साइन टी का हो गया कॉस टी और जे कैप। अब गुणा कर दीजिए इसको, i वाला i से गुणा होगा तो 10t स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी गुणा इससे करोगे तो प्लस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। इसमें देखो i वाले को i से गुणा किया तो प्लस 5t स्क्वायर हो गया, और इसकी गुणा इससे करी तो माइनस कॉस स्क्वायर टी आ गया।
तो देखिए 15t² और माइनस कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, ये सूत्र हम जानते हैं cos 2t का होता है 5t² माइनस cos 2t। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमें पता है cos 2 थीटा के 3-4 फॉर्मूले। तो ये आंसर आया। तो देखो 15t² माइनस cos 2t इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, r दे रखा है, t बराबर 0 पर dr/dt निकालना है। तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। पहले dr/dt निकाला, इसका अवकलन करना है, t² का 2t हो गया, i कैप माइनस 1 j कैप प्लस इसका अवकलन किया तो 2k कैप आ गया। अब हमें क्या करना है, t बराबर 0 पे करना है। तो इसमें आपको t बराबर 0 रखना है। तो यहाँ रखा तो 0 i कैप माइनस j प्लस 2k। तो आंसर क्या आ गया, माइनस का j और प्लस का 2k कैप आंसर आ गया। तो आंसर कौन सा है, आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब डबल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, सवाल वही है, आप देख सकते हो सवाल वही है। तो यही कर दें, d² r बटा dt² निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये अवकलन इसका किया तो 2i कैप हो गया माइनस 0j और प्लस 0k। तो इसका मतलब ये क्या कितना आया, 2i कैप आ गया। तो जो अगला सवाल है उसमें 2i कैप, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेम ही है, बस इसका परिमाण पूछा है, t² माइनस tj वाला। तो आपने पीछे अभी किया, ये आपने किया, आपसे पूछा क्या है, dr/dt का परिमाण t बराबर 0 पर। तो जो निकाला है ये पड़ा, इसका परिमाण निकालना है। तो परिमाण आप जानते हो अंडर रूट i कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस k कैप के गुणांक का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, √5 आ गया। तो हम इसमें कह सकते हैं कि कितना आंसर हो जाएगा, √5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कर लिया हमने। इसमें अभी अपने क्या किया, d² r बटा dt², सेम ही क्वेश्चन है, ये 2i कैप आया तो इसका परिमाण 2 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 2। उसी पैटर्न का क्वेश्चन है कि r दे रखा है a cos t i कैप, a sin t j कैप प्लस t k कैप। तो आप इसमें dr/dt और d² r/dt² स्वयं निकाल सकते हो। जैसे आपने dr/dt किया, बहुत इजी है, a पड़ा है cos t का क्या हो गया, माइनस साइन t i कैप, प्लस a पड़ा है sin t का हो गया cos t j कैप, और t का 1k कैप हो गया। ये तो ये आया, इसका परिमाण चाहिए तो dr/dt का परिमाण, तो अंडर रूट i कैप के गुणांक का स्क्वायर तो माइनस a sin t का स्क्वायर प्लस a cos t का स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर। तो क्या आया, a² sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t और प्लस 1। तो ये आया अंडर रूट a² प्लस 1। और उसके बाद ये ऑप्शन तो इसके हैं, ध्यान रखना। तो d² r बटा dt² निकालना चाहते हैं तो dr/dt ये पड़ा, इसका किया तो माइनस a पड़ा है sin t का हो गया cos t i कैप, cos का माइनस साइन हो जाएगा माइनस a sin t j कैप और प्लस 0k कैप। इसके परिमाण का स्क्वायर चाहिए आपको, तो मापांक या अंडर रूट में लिखूं, माइनस a cos t का स्क्वायर प्लस माइनस a sin t का स्क्वायर। तो आपने लिखा a² कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t। तो ये 1 हो गया तो a आ जाएगा। तो इसका आंसर ये जो है वो इसी के ऑप्शन है।
और डी आर बाई डी टी का मापांक अगले में कर सकते हो। ये क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, आंसर आएगा वो जो मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पे, इसका आंसर आएगा √a²+1। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा हुआ भी है। क्या कहता है? सदिश AT का अचर दिशा होने पर आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध। आवश्यक और पर्याप्त मतलब इफ एंड ओनली इफ। बताया था कि AT या A लिखा मैंने की दिशा अचर लिखी थी, तो आपने कहा दोनों तरफ से कि A क्रॉस dA/dt क्या होता है? 0 होता है। दिशा अचर है तो A सदिश dA/dt के समांतर होगा, तो A क्रॉस dA/dt कौन सा है? सीधा सीधा आपको टिक करना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, यदि FT का परिमाण अचर है। अब परिमाण अचर है तो बताया था आपको मैंने कि यदि FT है तो FT लिख दो, सदिश FT का परिमाण अचर, तो परिमाण अचर है तो यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ में क्या बताया था कि FT डॉट dF/dt बराबर 0, या आपने कहा कि FT लंबवत होगा dFT/dt के। तो आप देखें कौन सा रिजल्ट है, तो FT डॉट, यहां डॉट है ध्यान रखना, ये इसने लगाया नहीं है, तो FT डॉट dF/dt बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि जब परिमाण अचर होता है कोई सदिश A का तो A डॉट dA/dt आपने कहा 0 होगा, या A सदिश dA/dt के क्या होगा? लंबवत होगा। एक चीज इसमें हम और ध्यान रख सकते हैं, देखिए dR/dt जो है इसकी ज्यामितीय व्याख्या क्या होती है? चलिए अलग से कर देते हैं। आपने कहा कि सदिश R बराबर FT की अवकलज dR/dt की ज्यामितीय व्याख्या। ज्यामितीय व्याख्या के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो क्या होता है? देखिए ये आपने कोई ले लिया, मान लो R बराबर FT। अब आप इसका dR/dt करना चाहते हो किसी पॉइंट पर, तो जो dR/dt होगा वो उसके स्पर्श रेखा के अनुदिश सदिश होगा dR/dt। तो आप कह सकते हो इसमें कि dR/dt या d/dt ऑफ FT क्या है कि वक्र R बराबर FT की स्पर्श रेखा के अनुदिश सदिश है। और आपसे ये पूछ ले कि स्पर्श रेखा के अनुदिश इकाई सदिश पूछ ले तो क्या होगा? तो हम जानते हैं कि A कैप क्या होता है? A का परिमाण A सदिश बटे उसका परिमाण। तो आपने स्पर्श रेखा के अनुदिश सदिश तो लिखा था dR/dt, तो बटे उसका परिमाण का भाग लगा दो, dR/dt के परिमाण का भाग लग जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि किसी सदिश R बराबर FT के अवकलज dR/dt की ज्यामितीय व्याख्या, मतलब dR/dt क्या है? उसके स्पर्श रेखा के अनुदिश कोई सदिश होगा। एक चीज और देख सकते हैं हम कि यदि कोई पृष्ठ कह लो, वक्र कह लो आपके पास है
R बराबर एफ एक्स वाई जेड। कोई भी पृष्ठ आपने कह दिया, ये कोई पृष्ठ है मान लो, R बराबर एफ एक्स वाई और जेड। ये तो है इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश, ये है इसके अभिलंब के अनुदिश। तो अगर हम कहें कि किसी पृष्ठ के अभिलंब के अनुदिश इकाई सदिश भी पूछ सकता है और सदिश भी पूछ सकता है। कोई पॉइंट ले लिया आपने, मान लो कोई पॉइंट ले लिया, मान लो P x0 y0 और z0 पे, तो हम निकाल सकते हैं अभिलंब के अनुदिश जो सदिश है वो क्या होता है, I डेल बाई डेल x प्लस J डेल बाई डेल y प्लस K डेल बाई डेल z ऑफ f। f का मतलब f x y z की बात कर रहा हूं। तो आपने लिखा, यहां पे ये वेक्टर नहीं होगा, ये पृष्ठ ही होगा खाली R। तो I कैप J कैप K कैप तो इसके साथ आ जाएगा। तो देखिए I डेल f बाई डेल x प्लस J डेल f बाई डेल y प्लस K डेल f बाई डेल z। एक्चुअल में आप ये लिख सकते हो, ये अपन वैसे तो अगली टॉपिक में पढ़ेंगे कि डेल f का मतलब है ग्रेडियंट, f का ग्रेडियंट होता है, ये अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। पर ये बीच में एक पॉइंट आ रहा था, इसके एक दो क्वेश्चन भी है तो इसलिए ये पहले बता दिया। तो आप कह सकते हो अगर पृष्ठ, अब अगर आप कह दो कि यदि P x0 y0 z0 पर पृष्ठ R बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड के अभिलंब सदिश क्या हो जाएगा, आपने कहा I डेल f बाई डेल x प्लस J डेल f बाई डेल y प्लस K डेल f बाई डेल z एट x बराबर एट x0 y0 और z0। तो ये हम ध्यान रख सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा। अब देखिए हमने कहा कि AT एक सदिश जिसका परिमाण अचर है, तो आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध पता है, हमें बात कर ली थी कि A अगर परिमाण अचर है तो A डॉट dA बाई dt बराबर 0 होगा। नेक्स्ट आपके पास है कि A और B दो अचर सदिश है, n कोई अचर है और अदिश चर t का सदिश फलन r आपको ये दे रखा है, तो इसका मान पूछा है। r बराबर आपके पास ये है, तो पहले तो आप dr बाई dt निकाला, तो cos nt का अवकलन करिए, cos का होता है माइनस साइन nt और nt का n हो जाएगा इंटू a वेक्टर प्लस साइन nt का n cos nt हो जाएगा इंटू b वेक्टर। एक बार डिफरेंशिएशन और कर लीजिए, साइन nt का cos nt हो जाएगा, n आगे आ जाएगा माइनस n स्क्वायर cos nt इंटू a वेक्टर, cos का हो जाएगा माइनस साइन nt और nt का n और आगे आ जाएगा, तो प्लस माइनस n स्क्वायर साइन nt इंटू b वेक्टर। माइनस n स्क्वायर कॉमन ले लिया तो cos nt इंटू a वेक्टर प्लस साइन nt इंटू b वेक्टर आ गया। तो ये माइनस n स्क्वायर, ये जो है आप देख सकते हो r ही है, तो आपने देखा कि d स्क्वायर r बटा dt स्क्वायर प्लस n स्क्वायर r बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसकी बात हम करना चाहेंगे। आप देखिए
सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा हुआ सवाल है कि आर सदिश है कॉस एन टी इंटू ए वैक्टर प्लस साइन एन टी इंटू बी वैक्टर, तो डी आर बाई डी टी क्रॉस आर का मान बताइए इनमें से कौन सा होगा। तो करें, तो सबसे पहले आपने डी आर बाई डी टी निकाला, तो डी आर बाई डी टी क्या आएगा, इसका अवकलन किया, कॉस का होता है माइनस साइन एन टी और एन टी का एन हो जाएगा साथ में इंटू ए वैक्टर प्लस साइन एन टी का एन कॉस एन टी इंटू बी वैक्टर हो जाएगा। ये आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब हमें करना है इनका क्रॉस, तो करिए, डी आर बाई डी टी क्रॉस आर इज इक्वल टू माइनस एन साइन एन टी इंटू ए वैक्टर प्लस एन कॉस एन टी इंटू बी वैक्टर, और क्रॉस कॉस एन टी इंटू ए वैक्टर प्लस साइन एन टी इंटू बी वैक्टर। ये आपने लिख दिया। ए क्रॉस बी की फॉर्म में है, तो ए को जब ए से क्रॉस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको इससे गुणा किया तो माइनस एन साइन एन टी कॉस एन टी और ए क्रॉस ए 0 होता है, इसकी गुणा इससे करी तो क्या आया, प्लस माइनस आएगा एन साइन स्क्वायर एन टी इंटू ए क्रॉस बी आया, इसकी गुणा इससे करी तो प्लस क्या हो जाएगा, एन कॉस स्क्वायर एन टी बी क्रॉस ए, और जब इसको इससे गुणा किया तो प्लस एन साइन एन टी कॉस एन टी और बी क्रॉस बी। ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी तो 0 होता है। अब ये दो स्टेप दो बचे आपके पास। इसके अंदर देखिए, इसको अपन ये जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस का बी क्रॉस ए होता है। तो आपने जैसे ही ये वाला 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, ये दो बचे, इसको बी क्रॉस ए करते ही माइनस एडजस्ट हो जाएगा, और इसमें आपने जैसे ही बी क्रॉस ए कॉमन ले लिया, साथ में एन कॉमन आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर एन टी, साइन स्क्वायर एन टी प्लस कॉस स्क्वायर एन टी हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, तो आ गया एन इंटू बी क्रॉस ए, ये इसका आंसर हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, एन इंटू बी क्रॉस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा है कि सदिश एफ टी जिसकी केवल दिशा अचर है, जब दिशा अचर होती है तो क्या बताया था कि सदिश एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी बराबर 0 होगा। तो कौन सा आंसर होगा, ये वाला, एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी बराबर 0। और परिमाण अचर होता है तो ये होता है एफ डॉट डी एफ बाई डी टी बराबर 0। परिमाण अचर होने का मतलब एफ लंबवत डी एफ बाई डी टी के, और दिशा अचर का मतलब एफ समांतर डी एफ बाई डी टी के। तो ये दो क्वेश्चन आए हुए थे जो मैंने आपको बता दिए। इसी के साथ आज की क्लास अपन एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर और आगे के अपने पॉइंट रखेंगे। थैंक यू।